तो जीरो आई इसमें आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा आपको पता है हम लोग ईपीएफओ टेस्ट सीरीज के थ्रू दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी ईपीएफओ एओई और एपीएफसी में आए हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने अकाउंटिंग का डिस्कशन दोस्तों कर लिया है, उसका पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप में मैंने दे दिया है। ठीक है, जितने भी दोस्तों पीडीएफ है, ठीक है, चाहे वो टेस्ट सीरीज ग्रुप का हो या मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हो, सारे पीडीएफ को मात्र आप 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का एमसीक्यू करेंगे, जिसमें जिस टॉपिक से ईपीएफओ में, ठीक है, तकरीबन 170 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से आए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को दोस्तों तकरीबन जो है 40-50 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लूँगा। बाकी का जो डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया है, आप आसानी से उसको पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ और बाकी क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज ग्रुप में आपको इसका डिस्कशन जो है पीडीएफ जो सॉल्यूशन आपको दे दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप आसानी से उसको दोस्तों पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। इसके पहले जो एओईओ का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये मेरे यूपीएससी में जब ईपीएफओ का जब इंटरव्यू दे रहा था उस समय का ये फोटो है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का एमसीक्यू। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हमारा पीडीएफ जो है इंग्लिश में है और दूसरी तरफ पीडीएफ दोस्तों हिंदी में है। हिंदी का पीडीएफ थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक तरफ लिस्ट 1 है दोस्तों, सूची 1, एक तरफ सूची दूसरा है। ठीक है, तो एक तरफ टर्म है, मतलब कोई दिया गया है, टर्म मतलब अवधि नहीं, टर्म मतलब कोई चीज़, जैसे क्लोजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ दोस्तों हमारा दिया गया है उसका मतलब। ठीक है, तो देखिए क्लोजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी मालिक काम करना बंद कर देता है, बंद मतलब फैक्ट्री को क्या कर देता है, बंद कर देता है हमेशा के लिए, तो उसको दोस्तों बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर मतलब यहाँ पे बंद का मतलब हो गया, बंद का मतलब हो गया किसी स्थान का अस्थायी बंद होना। कौन बुला करता है ये क्लोजर, कौन करता है, मालिक करता है। ठीक है, या सरकार भी कर सकती है। तो पहला का आंसर दोस्तों, पहला का ए होगा। ठीक है, पहला का होगा 1 होगा। ठीक है, वर्कमैन मतलब कर्मी कौन हो सकता है दोस्तों, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, या शारीरिक कार्य करने के लिए कुशल या अकुशल काम करने के लिए किसी भी उद्योग में नियोजित कोई भी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कर्मी। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मी। तो कर्मी का भी ठीक है, कर्मी का बी का 2 होगा। स्ट्राइक कौन बुलाता है दोस्तों, स्ट्राइक बुलाता है मजदूर, बंद बुलाता है। तो हड़ताल क्या होता है, कर्मचारी द्वारा काम की समाप्ति। ठीक है, और लॉक आउट मतलब तालाबंदी कौन करता है, फैक्ट्री पे ताला कौन जोड़ता है, मालिक। तो मालिक जब टेम्पररी कुछ समय के लिए फैक्ट्री को बंद कर देता है उसको दोस्तों बोलते हैं तालाबंदी। ठीक है, तो डी का आंसर होगा 3 और सी का आंसर होगा 4। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 2। तो आंसर क्या होगा दोस्तों मेरा, पहला का ए का 1, बी का 2, ठीक है, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो मेरा जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा ना, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो ए का क्या होगा 1, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ठीक है, तो 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, भले पीडीएफ इधर उधर है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बोल रहा है हु इज एन एडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्री एक्ट। तो मैंने फैक्ट्री एक्ट आपको पढ़ाया भी है, नोट्स भी आपको दिया है। तो फैक्ट्री एक्ट में एडोलेसेंट कौन होता है दोस्तों, जिसका 15 साल तो हो गया है लेकिन 18 साल नहीं हुआ है। और बच्चा कौन होता है, 14 साल से छोटा, मतलब जिसका 14 साल हुआ है लेकिन 15 नहीं हुआ है वो है बच्चा। जिसका 15 साल हो गया है लेकिन 18 नहीं हुआ है वो होता है एडोलेसेंट, वो होता है क्या दोस्तों, किशोर। जिसने 15 वर्ष की आयु तो पूरी कर लिया लेकिन 18 साल से कम है उसको हम लोग किशोर बोलते हैं। वयस्क कौन होता है, जिसका 18 साल हो गया है। ठीक है, चलिए, और बच्चा कौन होता है, जिसका 14 तो हो गया है लेकिन 15 नहीं, वो बच्चा कहलाता है, चाइल्ड। ठीक है, तो 2 का आंसर क्या होगा, ये सब पढ़ाया है दोस्तों मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर होने के लिए कितने दोस्तों सदस्य चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि ट्रेड यूनियन का अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो कम से कम दोस्तों 7 लोग अवश्य होने चाहिए। ठीक है, 7 लोग, और हमेशा ट्रेड यूनियन में 1/10 या 100 दोनों में से जो सबसे कम है वो तो होना ही चाहिए, और 7 लोग हमेशा जो है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूद होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 का
आंसर होगा सी, 7 लोग। तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक, तो कितने हैं, सी। ठीक है, समझ में गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स इज आर कंसिडर्ड ए ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ट्रेड यूनियन एक्ट मैंने आपको पढ़ाया 1926, उसमें आपको ट्रेड विवाद, जो विवाद व्यापार है उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो जो व्यापार का विवाद हो सकता है दोस्तों, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, जो मजदूर विवाद कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका रोजगार से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे उसका रोजगार मतलब रोजगार का तनख्वाह, रोजगार का काम करने का घंटा, ये सबसे रिलेटेड हो, वेतन से। नॉन एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा चीज़ है जो मालिक, जो रोजगार से रिलेटेड नहीं होता। जैसे अगर मज़दूर को छुट्टी चाहिए तो ये रोजगार से रिलेटेड नहीं है, या मज़दूर को जो है अच्छे से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये भी रोजगार से उतना रिलेटेड नहीं है। तो जो रोजगार से रिलेटेड है मतलब मूलभूत चीज़, उससे भी लड़ाई हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। और कंडीशन ऑफ लेबर, लेबर का क्या कंडीशन है, कितना घंटा उसे काम कराया जा रहा है, सुरक्षा का प्रावधान है या नहीं है, तो वो सारा चीज़ को लेके विवाद हो सकता है। तो चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, गैर रोजगार हो, या श्रम की शर्तों से संबंधित किसी भी व्यक्ति का कोई भी जो विवाद है, वो आपका जो हो सकता है आपका व्यापार विवाद जो है ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, तो आंसर 1 2 3 दोस्तों तीनों होगा, सी। आंसर क्या होगा, 1 2 3 तीनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल टू द एम्प्लॉइज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो जो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसमें कितना ग्रेचुटी जो दोस्तों अधिकतम दिया जा सकता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, कितना मैक्सिमम दे सकते हैं दोस्तों, 20 लाख। और यहीं पर अगर पेंशन पूछता तो पेंशन का कितना है, शायद वो 8.33% है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। पेंशन बोल रहा हूँ, बोनस कितना है दोस्तों, मैक्सिमम 8.33, या मिनिमम कितना है, 100 रुपया बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ग्रेचुटी कितना है दोस्तों, 20,000। अच्छा ये बताइए, जो EDLI होता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जो EPF एक्ट के अंडर में देते हैं, ठीक है, उसमें कितना जो है दोस्तों मिनिमम दिया जाता है इंश्योरेंस मरने के, जब कोई भी आदमी का पता है आपको, जब मृत्यु करते करते, जॉब करते करते डेथ हो जाता है, तो उसको EDLI के तहत कितना इंश्योरेंस देते हैं, कितना रुपया, कितना लाख रुपया। ठीक है, और मैक्सिमम कितना देते हैं, ये आपको बताइए कमेंट सेक्शन में करके, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और इसका नोट्स भी आपको दिए। अगर आपको नोट्स चाहिए जो मात्र 20 पेज का है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का, उसको आप ले सकते हैं। और सभी PDF को मात्र 99 रुपीज़ में आपको ले सकते हैं दोस्तों। ये भी PDF और जितने भी PDF मैंने दिया है सब, और सभी क्रिस्प नोट्स है, मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटेन नोट्स। बोल रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आवर्स इन ए वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर। बोल रहा है एक एडल्ट वर्कर, वयस्क वर्कर जो है एक दिन में कितना घंटे काम कर सकता है। मैंने बताया फैक्ट्री एक्ट के अंदर कोई भी एडल्ट वर्कर एक सप्ताह में 48 घंटा से अधिक काम दोस्तों नहीं कर सकता है। और अगर वो ओवर टाइम करता है तो मैक्सिमम वो 60 घंटा से अधिक काम नहीं कर सकता है। और अगर हम ओवर टाइम को हटा के बोलें तो मैक्सिमम कितना है, 48 घंटा। ठीक है, तो 6 का आंसर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट पीरियड इन विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेज अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। मैंने आपको दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में पढ़ा है, और ये भी बताया था कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब उपयुक्त सरकार, तो उपयुक्त सरकार दो होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उपयुक्त सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के लिए, और क्या राज्य सरकार होती है उपयुक्त गवर्नमेंट राज्य सरकार के अंदर जो भी इंडस्ट्री आता है उसके लिए। ठीक है, फैक्ट्री आता है उसके लिए। तो दोनों में ये इस कानून में ये लिखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कम से कम 5 साल में एक बार तो अपना जितना भी मिनिमम वेज है डिसाइड है वो तो ज़रूर रिवाइज करेगी। तो मिनिमम कितने साल में करेगी, 5 साल में दोस्तों उसको करना ही करना है। और अगर यही पूछता कि वेज रेट को तो ठीक है सर, ये डिसाइड कर रही है कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। और यहीं पे अगर आपको पूछता कि जो फ्लोर रेट होता है, फ्लोर रेट पता है, फ्लोर रेट होता है, फ्लोर रेट डिसाइड कौन करता है दोस्तों, मैंने पढ़ाया था केंद्र सरकार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्लोर रेट को डिसाइड करता है केंद्र सरकार, और वहीं जो है आपको जो मिनिमम वेज है उसको डिसाइड करता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जिस भी सरकार का वो इंडस्ट्री होगा वो तब। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि मिनिमम वेज, तो मिनिमम वेज को दोस्तों हर 5 साल में उसको रिवाइज करना जरूरी है। किसके द्वारा, किसके द्वारा, उपयुक्त सरकार के द्वारा, जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोस्तों दोनों आता है। तो 7 का आंसर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट कैन बी कंबाइंड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो जो जो एम्प्लॉयज ESIC एक्ट है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें बहुत सारा का दोस्तों तरह तरह का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो चाहे आप बीमार पड़ रहे हैं तो, ठीक है, या आपका मैटरनिटी बेनिफिट है तो, ठीक है,
ये आपका मेडिकल बेनिफिट है, तो सारे बेनिफिट दोस्तों आपको जो है ईएसआईसी में मिलता है, ठीक है। बीमार वाला भी मिलता है, ठीक है। ये आपको जैसे आपका मैटरनिटी बेनिफिट है वो भी मिलेगा, परमानेंट अगर आपका डिसेबलमेंट अगर किसी का हो जा रहा है तो भी मिलेगा। तो सारे तरह का जो है बेनिफिट इसमें मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, यहाँ पे आप कर लो। मैटरनिटी बेनिफिट भी है, मेडिकल बेनिफिट भी है, इसको ऑप्शन को अच्छे से लिख दो। डिसेबल ये मतलब ये सारे ऑप्शन का कंबाइंड है, मतलब उसमें सिकनेस बीमार के लिए भी मिलता है, मातृत्व भी मिलता है, डिसेबलमेंट हो रहा है चाहे आपका टेम्पररी हो रहा है या परमानेंट हो रहा है, सारे चीज़ मिलता है दोस्तों। या अगर किसी का इंजरी हो जा रहा है या बीमार हो रहा है सब, तो सब याद रखिएगा डी ऑप्शन में सब है। मतलब मैटरनिटी भी है, मेडिकल भी है, सिकनेस भी है, मेडिकल में सब आ जाएगा। मेडिकल में आपका बीमार भी हो जाएगा, मेडिकल में आपने बीमार हो गया तो भी, अगर आपको चोट फोट लग गया जॉब करने के समय तो भी, सबको, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों 8 का डी। सभी तरह का लाभ जो है ईएसआईसी एक्ट में मिलता है। यहाँ तक ईएसआईसी एक्ट में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसके जो आग जलाने के लिए भी जो 15,000 रुपये भी इसमें दिया जाता है, मतलब दाह संस्कार के लिए, ठीक है। तो 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों डी। ये सारे चीज़ मैंने पढ़ाया है अच्छे से, और पीडीएफ भी दी है, और पीडीएफ ज़्यादा है नहीं, 20-25 पेज का है, आप आसानी से उसको ले सकते हैं, जिसको चाहिए वो। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको तैयारी को अच्छा करना है तो आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पूरा अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग चेंज। बोल रहा है अगर आपको चेंज करना है कुछ इंडस्ट्री में तो कर्ट लेविन के अनुसार कौन सा चेंज जो है इसमें शामिल, मतलब चेंज करने का कौन सा जो है मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कंपोजिंग, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग या रीफ्रीजिंग दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कर्ट लेविन जो है चेंज करने का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें ये बोला था कि जो अनफ्रीजिंग है, ठीक है, अनफ्रीजिंग मतलब कुछ कंडीशन दोनों में एकदम मतलब एकदम गुस्से में है, मालिक भी गुस्से में, मजदूर भी, दोनों टस मस नहीं हो रहा है, तो अनफ्रीजिंग मतलब जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना, उसको अनफ्रीजिंग बोलते हैं। कंपोजिंग कुछ नहीं होता है दोस्तों, कंपोज मतलब जो संरचना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कर्ट लेविन के अनुसार जो कंपोजिंग है वो जो है चेंज करने का सिद्धांत नहीं है, बाकी है। चेंजिंग मतलब चेंज कर रहे हैं तो चेंजिंग होगा। रीफ्रीजिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि एक बार अगर आप चेंज कर दिए हैं तो उस चेंज को स्वीकार करना। देखिए अनफ्रीजिंग का मतलब होता है अगर दोनों में ठसम ठस है, बात नहीं मान रहा है, तो उसको सुधारना। और चेंज मतलब उसको चेंज करना, और जो भी चेंज हो गया उसको कंटिन्यू रखना, उसको कहते हैं रीफ्रीजिंग। कंपोजिंग दोस्तों कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कर्ट लेविन के अनुसार कंपोजिंग जो है वो आपका परिवर्तन के प्रबंधन के लिए बुनियादी तंत्र दोस्तों नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट करेक्ट। तो मानव संसाधन नियोजन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले पढ़िए एक एक ऑप्शन। बोल रहे इसके अनुसार नौकरी विश्लेषण नौकरी के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की एक व्यवस्थित जांच है। तो ये हो सकता है कि नौकरी अगर विश्लेषण हम कर रहे हैं तो नौकरी में क्या कार्य है, क्या कर्तव्य, जिम्मेदारी है, तो उसको हम लोग करेंगे। फिर अगला है कि नौकरी विवरण एक विशिष्ट नौकरी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एक संगठित तथ्यात्मक विवरण है। ये भी सही बात है। नौकरी विवरण मतलब क्या, आपका कितना घंटे का ड्यूटी है, कितना आपका कर्तव्य है, कितना आपका जो है जिम्मेदारी है, उसी को नौकरी विवरण बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर नौकरी मूल्यांकन, नौकरी मूल्यांकन में क्या करते हैं दोस्तों, हम मूल्यांकन करते हैं, है ना, कि कितना उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, वही करेंगे ना। तो नौकरी मूल्यांकन बोल रहे एक व्यवस्थित और प्रक्रिया है जिसमें नौकरी सारांश, नौकरी शीर्षक, पर्यवेक्षण, नौकरी की कामकाजी परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग समरी वमरी डिटरमाइन नहीं करते, इसमें तो हम लोग वो देखते हैं कि कौन जो जॉब है वो कितना हमारा प्रोडक्टिव है, उसको इवैल्यू कर रहे हैं, उसको रैंकिंग दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आंसर क्या होगा, जॉब, यही हमारा गलत है, ठीक है। इसमें हम मूल्यांकन कर रहे हैं ना, और कहीं भी इस ऑप्शन में मूल्यांकन वर्ड शब्द का जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा जो गलत होगा दोस्तों वो होगा सी। बात समझ में आ रहा है, तो सी जो है हमारा वो क्या है, गलत है। तो सी क्यों गलत है, क्योंकि नौकरी मूल्यांकन के अंदर ये सब चीज़ शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अगला है जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब बताना होता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में न्यूनतम स्वीकार्य जो मानव गुण का एक बयान है जो नौकरी को ठीक से करने के लिए आवश्यक है। जॉब को स्पेसिफाई कर दिए कि क्या आपको स्वीकार है ये वाला चीज़, हाँ स्वीकार है, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। बोल रहा है हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप द मल्टीपल मैकेनिज्म मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, बहु प्रबंधन तकनीक
विकसित किया है, किसके लिए? प्रबंध विकास कार्यक्रम के लिए। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि चार्ल्स पी मैककॉर्मिक ने, इसने बताया है प्रबंधन विकास कार्यक्रम के लिए बहु प्रबंधन तकनीक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, इसने ये बोला था कि हर एम्प्लॉय जो होता है उसका बिजनेस में एक रोल होता है। ठीक है, और कुछ आवश्यकता होता है जिसको मालिक को पहचानना चाहिए। ठीक है, मालिक उसका कर्तव्य है कि हर मजदूर को ये समझे कि वो बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ये सब कम होगा और आसानी से हम प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 का क्या होगा आंसर दोस्तों? चार्ल्स पी मैककॉर्मिक। ठीक है, अब चार्ल्स बेबेज तो आप जानते हैं, इसको कंप्यूटर का जनक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोनों के बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गैरी डिजलर किस लिए फेमस है और माइक थॉमसन किस लिए फेमस है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एक एक लाइन का, क्योंकि इसमें देखिए एक लाइन का पूछा है। आंसर क्या होगा? चार्ल्स पी मैककॉर्मिक। तो माइक थॉमसन किस लिए फेमस है और गैरी डेजलर किस लिए फेमस है, ये बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, तो 11 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन मैनेजर। जो लाइन मैनेजर होता है दोस्तों, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? लाइन मैनेजर मतलब जो एक लाइन में काम करता है, मतलब एक जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फिर इसका मार्केटिंग हो रहा है, तो लाइन मैनेजर मतलब एक लाइन में काम करेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा उसको बोलते हैं लाइन मैनेजर दोस्तों। तो लाइन मैनेजर का काम ये है कि जितने भी जॉब एनालिस्ट हैं, मतलब जो भी नौकरी के विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करता है कि इसका क्या कर्तव्य होगा, इसका क्या कर्तव्य होगा, इसका क्या कर्तव्य होगा, इसका ड्यूटी क्या है, इसका ड्यूटी मतलब एक लाइन वाले का क्या ड्यूटी है, उसको असिस्ट करता है। समझ में आया? उसको लाइन मैनेजर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये सब आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्वेश्चन है। अभी लेबर लॉ का क्वेश्चन दोस्तों नहीं आया है, कुछ कुछ आया था ऊपर में, बाकी अभी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ही बकवास क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मतलब मालिक जो है मजदूर के प्रति सेंसिटिव हो और मजदूर जो है मालिक के प्रति सेंसिटिव हो। अगर हम ये करते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों? अब नॉर्मल बात है, अगर आप लोगों के प्रति सहानुभूति होंगे, सेंसिटिव होंगे, उसका संवेदनशील होंगे, तो आप जो है मानव संबंध को आसानी से कर लेंगे। तो जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है वो इसलिए किया जाता है ताकि ह्यूमन रिलेशन स्किल आप में बिल्ड हो, आप मानव जो है संबंध कौशल आपका विकसित हो पाए। ठीक है, समझ में आया? टाइम मैनेजमेंट में तो टाइम के बारे में देखेंगे, टेक्निकल स्किल में टेक्निकल का चीज़ देखेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम देखेंगे प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, संवेदनशील ट्रेनिंग तभी होता है जब मानव संसाधन कौशल आपको विकसित करना होता है। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा दोस्तों ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित अच्छा से है? तो एक है कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, मिक्सचर होता है बहुत सारा चीज़ को, उसको कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है। इसमें बोल रहा है कि कॉन्ग्लोमेरेट मतलब एक प्रबंध खेल जहां प्रतिभागियों को कुछ गतिविधियों को करने का निर्देश दिया जाता है, जैसे कि व्यक्तियों को अचानक पदोन्नत किया गया था, तो ये नहीं होगा। कॉन्ग्लोमेरेट आप समझ गए मैंने क्या आपको समझाना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि टाटा है, तो टाटा अगर जमशेदपुर में बना है, गाड़ी बनाते हैं, तो इसके अगल बगल बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्री दोस्तों बन गया है, उसको कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट, या इसको क्लस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लस्टर। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है इन बास्केट एक्सरसाइज। तो इन बास्केट एक्सरसाइज का मतलब टोकरी अभ्यास इसको बोलते हैं, वास्तविक बुनियादी कार्यों पर प्रदर्शन को मापने के आधार पर एक परीक्षण विधि है। तो देखिए बास्केट एक्सरसाइज क्या है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। तो बास्केट एक्सरसाइज में हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या टेस्ट करते हैं कि जो भी कैंडिडेट है वो किस तरह से अपना टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये कैंडिडेट का क्षमता को नापता है। क्या नापता है दोस्तों? कैंडिडेट का क्षमता को नापता है कि कोई भी काम को वो कितना टाइम में फिक्स कर देता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह का टेस्टिंग मेथड तो है, लेकिन किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को कितने समय में वो कर लेता है वो है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है, बोल रहा है कि वास्तविक बुनियादी कार्य प्रदर्शन को नापने के लिए नहीं, एक फिक्स चीज़ को करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, उसको बोलते हैं दोस्तों इन बास्केट एक्सरसाइज। तो ये भी गलत है। ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको सॉल्व तो करना है, समझना है कि फ्यूचर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप जो है करने के कैपेबल हों। ठीक है, अच्छा असेसमेंट सेंटर। तो असेसमेंट सेंटर क्या है दोस्तों? ये यूज किया जाता है एक सिलेक्शन टूल में, ऐसे एक्सेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कि फलाना चीज़ सही है या नहीं है। तो ये सही है।
फिर बोल रहा है वर्क सैम्पलिंग, सैंपल मतलब हम लोग नमूना लेते हैं किसी चीज़ का दोस्तों। तो वर्क सैंपल एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कुछ टाइम में वर्कर जो है किसी टाइम पे पार्टिकुलर टाइम पे कितना जो है काम कर रहा है, मतलब पूरा नहीं देखेंगे, ओवरऑल नहीं देखेंगे, कुछ चीज़ पे देखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा गलत है, तो आंसर क्या है दोस्तों सही? 13 का ये 14 का सी। ठीक है, आगे देखिए अगला बोल रहा है नेशनल द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वाज mooted एंड रिकमेंडेड बाय। बोल रहे नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज की अवधारणा निम्नलिखित में से प्रस्तावित और अनुशंसित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये आपको पता था, मैंने पढ़ाया भी था कि नेशनल कमीशन ऑन जो दोस्तों रूरल लेबर था 1991 में, इसने बोला था कि एक फ्लोर वेज होना चाहिए। फ्लोर वेज मतलब जिसको डिसाइड करेगा भारत सरकार पूरे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, कि इससे कम तो नहीं होगा, और फिर उसी को ध्यान में रख के जो है मिनिमम वेज डिसाइड होता है। ठीक है, तो फ्लोर वेज डिसाइड करता है केंद्र सरकार। ठीक है, और किसके सलाह पे किया था? तो नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर 1991 वाले कमीशन के। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग, अच्छा सेकेंड कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, इसी को दोस्तों रॉयल कमीशन, सेकंड कमीशन। अच्छा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो फर्स्ट कमीशन ऑन लेबर था इसके दोस्तों चेयरमैन कौन थे, और सेकंड कमीशन लेबर था इसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, और कौन कब बना है ये भी बताइए। ठीक है, और एक है दोस्तों विटले कमीशन। तो विटले कमीशन शायद 1931 के आसपास बना था, वो क्यों बना था ये कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये सब मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया है। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है कि वर्क कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन कमेटी आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो वर्क कमेटी में मालिक मजदूर दोनों होता है, सेफ्टी कमेटी में मालिक मजदूर दोनों का प्रतिनिधि होता है, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में मालिक मजदूर दोनों का होता है। तो ऐसा इसलिए लाया गया था ताकि जो वर्कर, अगर मान लो कैंटीन का काम सब चीज़ मालिक ही डिसाइड करे कि क्या खाना बनेगा, कितना में मिलेगा सामान, ये सब मजदूर का कुछ नहीं हो, तो गलत बात है। इसीलिए अलग से कमेटी बना दिया गया है मजदूर के लिए, मालिक के लिए, मतलब अलग अलग नहीं, वर्क कमेटी बना दिया गया है, सेफ्टी कमेटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें मालिक और मजदूर दोनों का प्रतिनिधि दोस्तों होगा। और उसी प्रतिनिधि जो ये जो कमेटी होगा उसमें दोनों लोग मिल के डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ बढ़िया बढ़िया मजदूर की सेफ्टी के लिए होना चाहिए, फैक्ट्री में काम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ होना चाहिए, और कैंटीन से रिलेटेड क्या होना चाहिए। इससे यह इसलिए किया गया ताकि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है वो प्रबंधन में हो, और प्रबंधन जो है अपने हिसाब से सब चीज़ काम दोस्तों ना करे। इसीलिए ये सारे समिति दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, ताकि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बढ़े दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पसेस ऑफ द ILO एज पर फिलाडेल्फिया जो है नहीं है। तो इस बोल रहा है, आपको पता है कि फिलाडेल्फिया जो डिक्लेरेशन था दोस्तों वो आपका लेबर से रिलेटेड है ना, और इसी के बाद जो है ILO जो है बना था दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, तो बोल रहा है ये जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें कौन, उसका जो उद्देश्य था उसमें कौन सा चीज़ शामिल नहीं था। तो बोल रहा है कि इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ शामिल होगा। बोल रहा है श्रम एक वस्तु नहीं है, सही बात है। लेबर जो है कोई कमोडिटी थोड़ी है, लेबर को आप हायर करें इसका मतलब थोड़ी है कि आप एक वस्तु ले रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, मजदूर आप अगर ले रहे हो तो वो एक वस्तु नहीं है, उसका भावना भी है, उसका इमोशंस भी, इसलिए आपको केयर उसका करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा ये सही होगा। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ तो शामिल था, लेकिन बोला था नॉट शामिल नहीं है, नॉट बोल रहा है ना, शामिल नहीं था, लेकिन पहला तो था, ये पहला नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर इसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस। बोल रहा है कि अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सही बात है, ये भी सही बात है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। बोल रहा है कहीं भी अगर गरीबी है, ठीक है, तो प्रगति के लिए क्या है दोस्तों? खतरा है। तो सही बात है, तो ये भी सही बात है कि नहीं? इसको थोड़ा सी ऑप्शन को इधर कर लीजिए कि प्रगति के लिए खतरा क्या है कि कहीं भी गरीबी है तब। ठीक है, तो ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। अगला बोल रहा है द वार अगेंस्ट वांट। यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है कि आवश्यकता के खिलाफ युद्ध
प्रत्येक राष्ट्र के भीतर अविश्वसनीय शक्ति के साथ चलने की आवश्यकता है और ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है। ये बताइए, अगर हम आवश्यकता के विरुद्ध लड़ाई करना चाहते हैं कि अगर हमको कि हर आदमी को आवश्यकता किस चीज़ का, मान लो एक दिन में मान लो एसी का ज़रूरत है या नहीं है, तो क्या सिर्फ सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है क्या कि नहीं आपको एसी का ज़रूरत? आदमी का खुद भी तो इच्छा होना चाहिए कि भैया अब हम यूज जो है सामान का कम यूज करेंगे, संसाधन को बचा के रखेंगे। तो क्या ये सिर्फ सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए क्या? नहीं, ये सरकार का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए। सरकार रोल प्ले करेगा, लेकिन क्या सिर्फ सरकार का जिम्मेदारी होगा दोस्तों? नहीं होगा। इसीलिए जो इसका गलत आंसर है दोस्तों वो है हमारा 17 का डी। ठीक है, ये फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में नहीं बोला गया था। ठीक, ये सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाइड रॉबर्ट हॉक्सी। तो आपको पता है रॉबर्ट हॉक्सी ने 5 टाइप का जो है यूनियन के बारे में बात किया था दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा यूनियन, और भी फंक्शन के आधार पे, किसके आधार पे बोल रहा है? फंक्शन। तो फंक्शन के आधार पे 5 टाइप का यूनियन बोला था दोस्तों। कौन कौन बोला था? बिजनेस यूनियन, ठीक है, अपलिफ्ट यूनियन, रिवोल्यूशनरी यूनियन, प्रीडेटरी यूनियन, ठीक है, और क्या बोला था? एक और है बिजनेस यूनियन, अपलिफ्ट यूनियन, रिवोल्यूशनरी यूनियन, प्रीडेटरी यूनियन। अच्छा, ये 4 ही बोला था, सॉरी 4 बोला था, एक और कुछ बोला था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें इवोल्यूशनरी यूनियन कोई नहीं है दोस्तों। चारों के बारे में देखिए, बिजनेस यूनियन क्या बोलता है? बिजनेस यूनियन बोलता है कि मजदूर का सिर्फ एक ही हित है, उसका मजदूरी, बाकी नहीं है। मतलब ये बोलता है बाकी से मोह माया है, तो बस इसका सिर्फ एक भाई बढ़िया से मजदूर को तनख्वाह उनका मिल जाए, बस यही। प्रेडेटरी यूनियन बिन पेंदी का लोटा होता है, मगरमच्छ टाइप होता है। ठीक है, ये क्या होता है? किसी भी पल जो है झुक जाएगा, मतलब मालिक से जो है लड़ाई भी कर सकता है अपने बात मनाने के लिए, और उसके साथ सट भी सकता है बात मनवाने के लिए। ठीक है, बिन पेंदी का लोटा होता है, प्रेडेटरी। ठीक है, रिवोल्यूशनरी यूनियन ये बोलता है, ये कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी फॉलो करता है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि देखो यूनियन फिनियन भाड़ में गया, मेन जो मुद्दा है वो है पूंजीवादी कैपिटलिज्म, इसलिए मजदूर को चाहिए कि पूंजीवादी को कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंके। यह है रिवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी यूनियन दोस्तों कुछ नहीं होता है। ठीक है, और अपलिफ्ट यूनियन, अच्छा एक और यूनियन होता है उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप यूनियन। तो फ्रेंडशिप यूनियन नॉर्मल सा होता है जिसमें मालिक और मजदूर जो है वो एक दोस्ताना रूप में काम करता है। और अपलिफ्ट यूनियन में क्या होता है कि अपलिफ्ट यूनियन में जो मालिक होता है वो वर्कर का कंडीशन सुधारने के लिए प्रयास करता है, और मजदूर जो है अपना कंडीशन सुधारने के लिए पैसा तनख्वाह अधिक चाहिए। मतलब बिजनेस यूनियन से थोड़ा जो है ये कम्प्रिहेंसिव है, कौन? मेरा ये अपलिफ्ट यूनियन। ठीक है, थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा बात करता है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? हॉक्सी के अनुसार 18 का क्या होगा? विकासवादी संघवाद। बाकी व्यापार संघवाद, हिंसक संघवाद और क्रांतिकारी संघवाद दोस्तों रॉबर्ट हॉक्सी ने बताया था। इसके अलावा अपलिफ्ट यूनियन और फ्रेंडशिप यूनियन दोस्तों बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर ब्राउट टुगेदर बिफोर ए थर्ड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु फैसिलिटेटेड और फैसिलिटेट थ्रू मेडिएशन टू रीच ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। बोल रहा है अगर 2 आदमी के बीच में लड़ाई हो जाता है, यहाँ बोल रहे हैं देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसमें एक औद्योगिक विवाद में शामिल श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को, मतलब एक तरफ श्रमिक का प्रतिनिधि है और एक तरफ मालिक का प्रतिनिधि है, दोनों का प्रतिनिधि आता है और मध्यस्थता के माध्यम से, मतलब मध्यस्थता होता है और संतोषजनक समझौता होता है। जब ये सारा बात है कि संतोषजनक हो, मध्यस्थता हो दोस्तों, तो वो चीज़ जो होता है उसको बोलते हैं सुलह कराना। मतलब सुलह हो रहा है, मध्यस्थता और संतोषजनक। अगर यहाँ पे आर्बिट्रेशन होगा तो आर्बिट्रेशन मतलब ये दोनों बात करेगा जाएगा, एक इंडिपेंडेंट आदमी होगा, दोनों का सुनेगा और ये इंडिपेंडेंट अपना फैसला देगा, चाहे दोनों को मंजूरी हो या ना हो, उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एडजुडिकेशन में क्या होता है, ये भी उसी टाइप का है, ये और थोड़ा आर्बिट्रेशन से और थोड़ा क्या है दोस्तों, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसमें कोर्ट और ट्राइब्यूनल होता है, ना कि कोई व्यक्ति होता है जो सॉल्व करता है। ठीक है, या कोई संस्था। कंसिलिएशन मतलब दोनों, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन एक ही टाइप होता है, लेकिन जो कंसिलिएशन होता है वो दोनों का सलाह से सुलह करके हम लोग जो है संतोषजनक तरीक़ा से करते हैं। और कलेक्टिव नेगोशिएशन मतलब क्या होता है दोस्तों, मालिक कुछ बोलता है, मजदूर भी कुछ बोलता है, और दोनों जो है बात करने का, सॉल्व करने का कोशिश करता है बिना किसी के इंटरफेयर के। ट्रेड यूनियन हो सकता है लेकिन अलग से कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा,
थर्ड पर्सन नहीं होगा। किसमें? कलेक्टिव नेगोशिएशन में। तो जो इसका आंसर होगा जिसमें सुलह करते हैं दोस्तों, वो होगा 19 का सी। ठीक है, कंसिलिएशन, जिसको सॉरी यहाँ पे सुलह लिखा हुआ है ना, सी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल 19 ऑर्डर एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर 1946 में भी रेफर टू। बोल रहा है अगर कोई विवाद होता है या कोई भी चीज़ हमको पूछा जाता है कि अस्थायी आदेश के संबंध में, तो उसका जो है आप कहाँ रिफ़र कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको पूछना है स्टैंडिंग ऑर्डर से क्या मतलब है, तो आप कहाँ उसको दोस्तों पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, और हमने इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर भी पढ़ाया है। ठीक है, तो बताया था कि अस्थायी आदेश क्या होता है दोस्तों। हर कब कंपनी जो है एक फ़ोटो चिपका के रखती है, एक पेज में लिख के रखती है हर फैक्ट्री में अलग अलग जगह पे कि काम का कितना घंटा आपको करना है, कब छुट्टी दिया जाएगा, क्या वर्किंग कंडीशन है, कौन सा चीज़ आपको नहीं करना है, कौन सा करना है, अगर आप कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो क्या आपको सज़ा मिलेगा, क्या पनिशमेंट है, फ़ाइन क्या है, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर आपको इंटरप्रेट करना है तो वो कौन कर सकता है। देखिए संविधान का इंटरप्रिटेशन व्याख्या कौन करता है दोस्तों, संविधान का व्याख्या करता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो उसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर का जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है उसको कौन करेगा, उसको भी एक कोर्ट करेगा, लेकिन वो कोर्ट कौन सा होगा दोस्तों, लेबर कोर्ट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कोर्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, कौन करेगा, लेबर कोर्ट करेगा, श्रम न्यायालय। ठीक है, चलिए 21 का दोस्तों 20, तो 20 का आंसर होगा सी दोस्तों। 21 देखते हैं। बोर्ड है यूनियन हुज मेंबरशिप में कवर वर्कर एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज। एक ऐसा यूनियन जिसका जो सदस्य होगा वो अलग अलग इंडस्ट्री का होगा और अलग अलग क्राफ्ट का होगा। तो मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं जनरल यूनियन। देखिए इंडस्ट्रियल यूनियन में एक इंडस्ट्री के होते हैं, जैसे आयरन एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री। क्राफ्ट यूनियन में एक क्राफ्ट का होगा, जैसे बुनकर, वीवर, कुम्हार, ये सब। जनरल यूनियन में इंडस्ट्रियल यूनियन भी रहता है और क्राफ्ट यूनियन। ठीक है, दोनों होगा। तो 21 का आंसर होगा दोस्तों जनरल यूनियन, सामान्य संघ। ठीक है, और रीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन होता है, एक क्षेत्र का होता है, एक क्षेत्र में जितने इंडस्ट्री है उसका। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो उसको जनरल यूनियन बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग क्राफ्ट के यूनियन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब। तो 21 का आंसर होगा दोस्तों बी, सामान्य संघ। तो 22 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव एंड हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक वेजेज एंड बेनिफिट एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। बोल रहा है औद्योगिक संबंध का कौन सा दृष्टिकोण ये बताता है कि दोनों पक्ष, यहाँ व्यायाम नहीं होगा, दोनों पक्ष प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर भी है। किस चीज़ का अवसर है भैया, तो मजदूरी और लाभ का। मतलब दोनों पक्ष है, मालिक भी है मजदूर भी है, दोनों बातचीत कर सकता है, दोनों का अधिकार है, दोनों का दायित्व है, दोनों कर्तव्य है। तो ऐसा बोलता है दोस्तों प्लूरलिस्टिक अप्रोच, बहुवादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये बोलता है कि मालिक और मजदूर दोनों का हित है और अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो है अधिकार है, बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। यूनिटरी पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि विवाद है ही नहीं, दोनों जो है का गोल एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक है, हित का टकराव है ही नहीं। अगर कुछ टकराव होता भी है तो उसको बातचीत करके सुलह कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का गोल एक ही है, ये बोलता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यूनिटरी प्लूरलिस्टिक में बहुलवादी बोलता है कि दोनों का हित अलग अलग है, बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी बोलता है हित अलग है ही नहीं, अगर हित अलग होता है तो इसमें जिम्मेदारी है वो प्रबंधन का है, प्रबंधन समझ नहीं पा रहा है कि मजदूर का जो है हित को। ठीक है, तो 21 हो गया, 20 का आंसर हो गया दोस्तों ए। अच्छा, रेडिकल अप्रोच ये बोलता है, जो रेडिकल मतलब समझ गए आप, मार्क्स वाला। कार्ल मार्क्स बोलता है देखो दोनों का हित का अलग अलग का बात ही नहीं है, मेन मुद्दा है कैपिटलिज्म, पूंजीवादी। पूंजीवादी उखाड़ के फेंको, खत्म हो जाएगा सब। ट्रेड यूनियन का जरूरत नहीं है हमको पूंजीवाद को ख़त्म करना है। ना तो हमको ट्रेड यूनियन का ज़रूरत है, ना तो वर्कर लोग जो हड़ताल बड़ताल बुलाता है वो सब भी पॉलिटिकल पार्टी बुलाता है। वो जो वर्कर मजदूर को यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए। वर्कर का मकसद एक ही होना चाहिए कि पूंजीवाद को उखाड़ के फेंको, हड़ताल करो, ट्रेड यूनियन करो, ये सब बकचोदी, सॉरी ये सब जो है, सॉरी मतलब निकल गया मुँह से, ये सब जो है बस इस तरह का टाइम पास है। बात समझ में आ गया? तो सॉरी अभी जो वर्ड निकल गया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है,
तो 22 का दोस्तों आंसर होगा दोस्तों प्लूरलिस्टिक। ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव जो है वो बोलता है आपका गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी ये बोलता है कि जो मजदूर है, ठीक है, और जो मालिक है, तो मालिक जो है एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है। ट्रस्टी का मतलब जितना भी संसाधन है, मालिक ये ना समझे कि वो मेरे बाप का है, ठीक है, वो मालिक ये समझे कि हमने ये समाज से लिया है, ठीक है, और समाज को हमको रिटर्न करना है। इसीलिए मालिक को ज़्यादा जो है लाभ कमाने का फेरा में नहीं रहना चाहिए। जितना भी पैसा कमा रहा है लिमिट में कमाए और बाकी चीज़ को समाज कल्याण में लगाए, उसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव, जिसको गांधी जी दोस्तों दिए थे। एक है वीवी गिरी अप्रोच। तो वीवी गिरी दोस्तों ये बोलते थे मतलब कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होना चाहिए, मतलब दोनों का हित का टकराव तो है, लेकिन बातचीत करके दोस्तों मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। ये बोले थे वीवी गिरी, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का दोस्तों दिए थे। तो इसमें बोला है कि दोनों का हित का टकराव है, लेकिन दोनों का अधिकार अलग अलग है। तो ऐसा कौन है? प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चारों में मैंने बता दिया। आगे अगला है दोस्तों, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। बोला इनमें से कौन सा ट्रेड यूनियन का सिक्योरिटी मेजर दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने चारों के बारे में आपको बताया था। क्लोज शॉप यूनियन में ये होता है दोस्तों, जैसे कोई मालिक है, ठीक है, इसको मजदूर को लेना है नौकरी पे, तो क्लोज शॉप अगर सिस्टम रहेगा तो मालिक जो है उसी को ले सकता है, मजदूर को, जो ट्रेड यूनियन का मेंबर होगा तभी। इसका मतलब ये ट्रेड यूनियन को सिक्योरिटी दे रहा है। ठीक है, तो क्लोज शॉप तो नहीं होगा, तो ये निकल गया। एजेंसी शॉप में क्या होगा दोस्तों? एजेंसी शॉप में ये होता है कि आप जो है ट्रेड यूनियन का मेंबर अभी नहीं है, ठीक है, तो उसको मालिक जो है नौकरी पे ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मालिक नौकरी पे ले लेता है तो आपको जो है ट्रेड यूनियन को कुछ पैसा जो है देना पड़ेगा। आप ट्रेड यूनियन ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन मालिक अगर आपको नौकरी पे लिया है तो आपको ट्रेड यूनियन को कुछ पैसा जो है देना पड़ेगा हर मंथ या कभी कभी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एजेंसी शॉप। मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी जो है ट्रेड यूनियन को सिक्योरिटी दे रहा है कि ठीक है, भले अभी आप नहीं हो, लेकिन अगर आपको नौकरी पर ले रहे हैं तो आपको ट्रेड यूनियन को कुछ पैसा देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं दोस्तों एजेंसी शॉप। ठीक है, एक होता है यूनियन शॉप। तो यूनियन शॉप में क्या होता है दोस्तों कि मालिक जो है किसी भी व्यक्ति को नौकरी पे ले सकता है, लेकिन वो अगर एक बार नौकरी पे जिसको ले लिया है उसको ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं यूनियन शॉप। मतलब ये भी ट्रेड यूनियन को सिक्योरिटी दे रहा है। एक होता है ओपन शॉप। ओपन शॉप का मतलब ये मालिक पे ये बाध्यकारी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो सिर्फ जो है कि ट्रेड यूनियन के लोगों को ही लेगा, वो किसी को भी ले सकता है, चाहे वो आदमी ट्रेड यूनियन ज्वाइन करे फ्यूचर में या ना करे, या ट्रेड यूनियन को पैसा दे या ना दे। ठीक है, तो ओपन शॉप सिस्टम में ट्रेड यूनियन को सिक्योरिटी दोस्तों नहीं मिलता। आप समझ में आ गया? चारों यूनियन आपसे पूछ सकता है। तो 23 का आंसर होगा ओपन शॉप सिस्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल में कौन सा, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर सांविधिक तंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है सेंट्रल लेवल पर कौन सा सांविधिक तंत्र है जो स्टैट्यूटरी है। सबसे पहले आपको ये जानना है। तो देखिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, आपको पता है ESIC एक्ट तो एक्ट से बना है दोस्तों, सांविधिक है, और ये जो है आपको 1948 में दोस्तों बना था, तो ये तो होना चाहिए। बाकी स्टैंडिंग लेवल जो समिति वमिति होता है दोस्तों, वो सब स्टैट्यूटरी नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ESIC एक्ट से जो बना है हमारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में। ठीक है, तो नोट्स चाहिए तो आप जो है टेस्ट सीरीज वाला जो है 99 रुपये वाला ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है इस लेक्चर के एंड में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। देखिए नागरिक अवधारणा की व्याख्या करता है किसका? श्रम का। अगर श्रम दोस्तों नागरिक है, अगर आप नागरिक हैं तो ये बताइए आपका अधिकार होगा या नहीं होगा? होगा। आपका जिम्मेदारी होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर उसी तरह कोई अगर लेबर भी अगर नागरिक है, इस अवधारणा को अगर हम मानते हैं, तो जो श्रम होगा दोस्तों उसका एक अधिकार होगा कि कोई भी अगर मैटर हो रहा है, सरकार अगर आप नागरिक है तो सरकार आपसे पूछ के काम करती है नहीं, करती है कि नहीं? एकदम करती है। अलग अलग समिति बनता है दोस्तों, लोगों से राय लिया जाता है, और अगर आपको ख़राब लगेगा तो वोट देकर उसको भगा भी सकते हैं। तो उसी तरह से अगर श्रम भी अगर सिटीजन है, इस अवधारणा को अगर हम मानते हैं, तो श्रम मतलब मजदूर को उन नियमों और शर्तों के संबंध में परामर्श करने का अधिकार है जिनके तहत उन्हें काम करना चाहिए, है ना। अगर मजदूर को कोई अगर कंडीशन उस पर लाया जा रहा है, क्या तुम जो है 40 घंटा काम करो, 48 घंटा काम करो, तो भैया उसे कंसल्ट तो करो मजदूर से। तो ये कॉन्सेप्ट जो बोलता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? जब हम मजदूर को क्या मानते हैं दोस्तों? नागरिक। ठीक है, तो 25 का होगा सी।
ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखता है कि मशीन कॉन्सेप्ट, कि मशीन अवधारणा, तो अगर मशीन अवधारणा होता तो मजदूर को एक मशीन के रूप में समझते, तो हम ये वाला मेरा सही होता कि मशीन में श्रम जो है वो मशीन में श्रम जो है एक दांत के जैसा है। मतलब जिस तरह एक मशीन में कोई भी एक पुर्जा होता है, तो पुर्जा का कोई रोल होता है क्या? नहीं, वो बस मशीन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो वो समझ में आ गया आपको। तो अगर मशीन कॉन्सेप्ट बोलता है तो मशीन श्रम जो होता है, लेबर जो होता है, वो एक सिर्फ मशीन का एक टुकड़ा होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखता है कंज्यूमर कॉन्सेप्ट, श्रम का कंज्यूमर कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, तो उपभोक्ता किस चीज़ से अपना डिसाइड करता है? मांग और आपूर्ति से। जैसे आप आईफोन का डिमांड करेंगे नहीं करेंगे तो किस पे डिसाइड होगा? क्या उसका डिमांड है? तो लेबर इज अफेक्टेड बाय सप्लाई ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो होता है हमारा कंज्यूमर कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर या मार्केट कॉन्सेप्ट। मार्केट किस चीज़ पे डिसाइड होता है दोस्तों? डिमांड सप्लाई। तो वो नहीं पूछा हमें, तो पूछा है नागरिक। मैं चारों ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ इसीलिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 का होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है द एजम्पशन दैट द मैन इज सेल्फिश। मैन जो है एक सेल्फिश है, मतलब स्वार्थी है, ठीक है, और सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब अपने बारे में सोचता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और दूसरों के कल्याण, दूसरों के मतलब कीमतों पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारा लेबर वेलफेयर का सिद्धांत है, जो बोल रहा है कि आदमी सेल्फिश होता है और जो है अपने बारे में खाली सोचता है, अपने बारे में सिर्फ सोचता है, तो वो कौन सा थ्योरी बोलता है? तो वो देखिए प्लेसिटी, तो चारों थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए रिलीजियस थ्योरी ये बोलता है कि मानव जो है धार्मिक व्यक्ति होता है, और वो जो है अच्छा काम इसलिए करता है, कोई मालिक बढ़िया काम इसलिए करता है मजदूर के लिए क्योंकि वो विश्वास करता है कि अगले जन्म मुझे अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो वो होता है रिलीजियस थ्योरी दोस्तों, ठीक है। फिलान्थ्रेपिक थ्योरी मतलब बिल गेट्स, ये सब टाटा वाटा, वो ये मानता है कि चूँकि हम जो है हमको समाज का कल्याण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। तो वहाँ तो ये बोला नहीं है कि, यहाँ तो बोल दिया साला मनुष्य जो है स्वार्थी होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर पुलिस थ्योरी, देखिए पुलिस के थ्योरी में मैंने बताया था, पुलिस सिद्धांत देखिए पुलिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रेगुलेट करने के लिए। क्यों ज़रूरत पड़ती है रेगुलेट करने का? क्योंकि ये जो आदमी है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। तभी ना लेबर फैक्ट्री एक्ट का ये सब जो लेबर इंस्पेक्टर ये सब क्यों बनाए गए? हम लोग जो है आपको अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, फिर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर मतलब इसको बोलते हैं दोस्तों पीएफ इंस्पेक्टर। ये फैक्ट्री में पीएफ का इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि अगर फैक्ट्री जो है प्रोविडेंट फंड को लागू नहीं करता है तब तो क्यों नहीं लागू कर रहा है? क्योंकि जो आदमी है, जो फैक्ट्री का मालिक है, जो मनुष्य है, वो एक स्वार्थी है। तो वही तो बात कर रहा है कि पुलिस थ्योरी की क्या बोलता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, अपना हित का बात करता है, इसीलिए पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा, प्लेसेटिंग थ्योरी क्या होता है? प्लेसिंग नहीं है ये है प्लेसेटिंग। प्लेसेटिंग मतलब होता है दोस्तों हिंदी में कि उसको जो है जैसे लोभ देना, लोभा होता है ना, जैसे कहूँ तुष्टिकरण से कांग्रेस करती थी, तुष्टिकरण ऐसा बोला जाता है। तो तुष्टिकरण क्या मतलब क्या है कि हम उसको, तुम वो चीज़ नहीं दो जिसका वो हकदार है, ठीक है। उसको क्या दो? उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ देते रहो, हल्का हल्का चीज़ उसको देते रहो। जैसे कि उसको मजदूर को एक साथ पूरा चीज़ मत दो। अभी देख रहे हो कि यार मजदूर जो है उस एक लाख मतलब उसका डिमांड किया है कि काम का घंटा 48 घंटा नहीं होना चाहिए, 48 घंटा होना चाहिए, 50 घंटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो कि 50 घंटा की जगह आप बोल दो कि यार ऐसा करते हैं आपको 49 घंटा देते हैं। तो मजदूर को लगे हाँ ठीक है। फिर मजदूर मान लिए मांग रहा है आपसे 1,000 रुपये एक दिन का। आप बोलो कि यार 1,000 नहीं देंगे, तुम जो है पहले उसको मान लो 800 मिलता था, तो बोलो कि 1,000 रुपये नहीं देंगे, आपको जो है हम 900 रुपये दे रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिमांड फुलफिल करते रहो ताकि मजदूर जो है एकाएक हिंसक नहीं करे। उसको बोलते हैं प्लेसेटिंग थ्योरी, तुष्टिकरण की थ्योरी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो तो बात नहीं हो रहा है, तो मैंने इसलिए आपको चारों बता दिया दोस्तों। तो 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। बोला डॉक्टर एकरोड फार्मूला इज एसोसिएटेड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है। बोला कि किससे संबंधित है दोस्तों डॉक्टर एकरोड का फार्मूला, ठीक है। क्या वो ऑप्शन है फेयर वेज, मिनिमम वेज? तो देखिए सबसे पहले ये है ना, डॉक्टर एकरोड थे क्या, कौन थे? तो देखिए जो FAO है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके पहले न्यूट्रिशन डायरेक्टर थे दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन का पहला डायरेक्टर थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट दिया। क्या ये दोस्तों? मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट। तो न्यूनतम मजदूरी फार्मूला का कॉन्सेप्ट कौन दिया? डॉक्टर एकरोड। ये आपका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। 27 का बी होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
बोल रहा है द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया स्पाउजेज द काउज ऑफ। बोल रहा है भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरी दृष्टिकोण किस चीज़ का समर्थन करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था गिरी दृष्टिकोण में वीवी गिरी का जो अप्रोच है वो बात करता है दोस्तों कलेक्टिव बार्गेनिंग का। किसका बात करता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये बोल रहा है कि आपसी सहयोग, ठीक है, और खुद से इच्छा से आर्बिट्रेशन होना चाहिए वॉलेंट्री स्वैच्छिक, और कलेक्टिव बार्गेनिंग दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसा होना चाहिए, बोला कंपल्सरी होना चाहिए कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बेसिकली ये बोलते थे, ठीक है, कि स्वेच्छा रूप से क्या होना चाहिए, स्वेच्छा के उस पर क्या होना चाहिए, बार्गेनिंग। तो जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, ठीक है, या फिर जो भी आपका आर्बिट्रेशन हो वो स्वैच्छिक होना चाहिए। मतलब स्वैच्छिक मतलब क्या होता है, वॉलेंटरी होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग का बात तो वीवीगिरी करते थे लेकिन वो कंपलसरी नहीं हो। ठीक है, वो फोकस करते थे किस पे, देखिए वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक, वॉलेंटरी किस पे, कलेक्टिव बार्गेनिंग पे। ठीक है, और वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन पे, मतलब आर्बिट्रेशन भी हो वॉलेंटरी और कलेक्टिव बार्गेनिंग भी हो वॉलेंटरी, मतलब कंपलसरी आर्बिट्रेशन ना हो। ठीक है, तो बोलते थे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आर्बिट्रेशन। और कैसा आर्बिट्रेशन, वॉलेंटरी, ना कि कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, इस ऑप्शन में अगर लिखा होता वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग तब सही होता, लेकिन किसी भी ऑप्शन में जो है वॉलेंटरी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आर्बिट्रेशन का तो बात बोलते थे, यहीं पे अगर लिख देता कंपलसरी आर्बिट्रेशन तो कोई ऑप्शन सही नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं लिखा है कंपलसरी आर्बिट्रेशन, तब जो है हम मान सकते हैं कि आर्बिट्रेशन जो वो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वॉलेंटरी की बात कर रहे हैं। और कलेक्टिव बार्गेनिंग होता, अगर सिर्फ कलेक्टिव बार्गेनिंग होता तो सही होता, अगर ये कंपलसरी नहीं होता। लेकिन चूंकि कंपलसरी लिख दिया है तो वो कंपलसरी आर्बिट्रेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात नहीं बोलते थे, वो बात करते थे वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन और वॉलेंटरी कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक है, समझ में आया। तो 28 का आंसर होगा दोस्तों आपका डी, मध्यस्थता। और कैसा मध्यस्थता, तो वॉलेंटरी ना कि कंपलसरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं दोस्तों, फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम भी लग रहा है आपका। 29 देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 170 क्वेश्चन करने, 178 क्वेश्चन, तो फटाफट होगा वो। बोला अटॉर्नमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आर टू इक्वल एस्पेक्ट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबर वेलफेयर थ्योरी। बोल रहा है प्रायश्चित और निवेश दो सह मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करता है, किस श्रम सिद्धांत के समान पहलू है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जो भी प्रायश्चित है और वो निवेश है दोस्तों, वो रिलीजियस थ्योरी। जब आप प्रायश्चित कब करते हो, धर्म के पे ही करते हो ना, कि हम यह भगवान गलती हो गया। और निवेश जो करते हो अपने पे, वो किस पे करते हो, निवेश आप कर रहे हो अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना। ठीक है, और निवेश करना अच्छे कामों में। तो ये कि कौन सा सिद्धांत बोलता है दोस्तों, ये रिलीजियस थ्योरी बोलता है। ठीक है, नॉर्मल था क्वेश्चन था। 30 देखिए, बोल रहा है द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर। भारत के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब आया था दोस्तों, आपको पता है 1881 में आया था, जब इसमें लॉर्ड जो है रिपन इसके गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, पहला फैक्ट्री एक्ट था। इसमें जो है काम के घंटा को जो है कम किया गया, और बच्चों को जो 7 साल से नीचे बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि दूसरा फैक्ट्री कानून कब आया था, किसके समय आया था, गवर्नर जनरल कौन था उसमें दोस्तों। नेक्स्ट है 31, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट करेक्ट। तो कल्याण अधिकारी के प्रावधान के संबंध में दोस्तों हम लोग को विचार करना है। बोला कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि वेलफेयर ऑफिसर, आपको पता है कि फैक्ट्री एक्ट में जब भी वर्कर का संख्या 500 से अधिक है तो फैक्ट्री का मालिक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करता है। तो सही बात है, फैक्ट्री एक्ट में है, ये लिखा है। बोला नॉट करेक्ट, पहली मतलब फैक्ट्री एक्ट में नहीं लिखा है। नेक्स्ट है फॉर फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशन दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल व्हेन 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। देखिए फैक्ट्री के बारे में तो लिखा गया है, तो देखिए तो जो कल्याण अधिकारी है उसका अपॉइंटमेंट कोई भी माइंस में या फैक्ट्री में तब कराया जाएगा जब 500 से अधिक मजदूर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांटेशन के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो प्लांटेशन है ना उनके लिए ये प्रोविज़न नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि प्लांटेशन के लिए फैक्ट्री वेलफेयर ऑफिसर कब अपॉइंट किया जाता है। ठीक है,
फैक्ट्री के लिए तो वही है, 500 से अधिक वर्कर होगा तब, 500 या 500 अधिक। माइंस के लिए भी वही है, और ये फैक्ट्री एक्ट में लिखा है। लेकिन प्लांटेशन के लिए ये प्रोविज़न नहीं है कि वेलफेयर ऑफिसर का। तो वो कितने मजदूर के लिए, अगर कोई मजदूर मान लो प्लांटेशन में है तो कितना मजदूर होगा, तब प्लांटेशन ऑफिसर, प्लांटेशन में फैक्ट्री से वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो कौन सा गलत है दोस्तों? 31 का सी, कि कारखानों और बागानों के लिए प्रावधान तब लागू होता है जब 500 या अधिक श्रमिक काम। कारखाने के लिए तो ठीक है 500 अधिक, लेकिन प्लांटेशन के लिए क्या 500 अधिक है, बागान के लिए, ये आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 38। बट अभी सुनो, द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर मेजर अंडर द फैक्ट्री एक्ट। वेलफेयर मतलब क्या होता है? कल्याणकारी उपाय। तो हमें बताना है कौन सा कल्याणकारी उपाय नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बताइए फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड है वो हमारा है कल्याणकारी इलाज। ठीक है, कैंटीन का सुविधा होना चाहिए दोस्तों, शिशु गृह का होना चाहिए। ठीक है, कपड़ा उपड़ा धोने का व्यवस्था होना चाहिए। ये सारा चीज़ है दोस्तों कि वर्कर का मजदूर कराने के लिए। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी का व्यवस्था, इसके लिए लिमिटेशन है। ठीक है, ये हमारा वेलफेयर ऑफिसर के अंदर में वेलफेयर जो है प्रोविज़न नहीं है, ये कोई और प्रोविज़न है। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपको पता है क्रेज का सुविधा कितना होगा? मिनिमम जो 50 वर्कर होता है, कहीं कहीं 30 लिखा हुआ है तो वो भी। कैंटीन का सुविधा 250 वर्कर होना चाहिए, फर्स्ट एड 150 और एम्बुलेंस 500 वर्कर होना चाहिए, ये सबको पता है। तो 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ड्रिंकिंग वाटर। वो कल्याणकारी उपाय नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के अंडर में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत, जो 1961 का अधिनियम है, उसके तहत मेडिकल बोनस दोस्तों कितना दिया जाता है? ठीक है, क्या ये 1000 रुपया है या 2500 रुपया है, 3000 या 3500 रुपया? तो दोस्तों पहले जो था वो आपका 3500 था। कितना था? 3500। लेकिन इसको चेंज किया गया है। ठीक है, तो उसको देख के मैं बता देता हूँ कितना चेंज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अभी भी कितना रुपये दिया जाता है? 3500। और किसी स्टूडेंट को डाउट है या कन्फ्यूजन है, ठीक है, अगर शायद चेंज अगर हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, तो मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो दिखा रहा है नेट पे भी, तो बोल रहा है कि 3500 रुपये अभी भी जो मेडिकल बोनस दिया जाता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, 3500 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन ए वीमेन वर्क मस्ट हैव worked under an employer in the 12 month preceding the date of expected delivery for becoming eligible for maternity benefit। दोस्तों ये मैंने बताया कि अगर जिस भी महिला को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए दोस्तों, वो पिछले 12 महीने में कम से कम अगर वो 80 दिन काम करे। कितना दिन? 80 दिन। जब भी उसका डिलीवरी होने वाला है तो उसके 1 साल पहले तक अगर वो पिछले 12 महीना में अगर 80 दिन काम करे, तभी उसको मैटरनिटी बेनिफिट का दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। तो कितना है दोस्तों? 80 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बोल रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू एन एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी विथ हिज मंथली सैलरी ड्रॉन ₹15,800 एंड रेलिवेंट फैक्टर 181.37। ठीक है, तो देखिए कंपेंसेशन निकालना है। ठीक है, तो कंपेंसेशन का फार्मूला होता है दोस्तों, जितना उसका मंथली सैलरी है, कितना है? 15,800 इंटू 60% उसको मिलता है। कितना मिलता है? अगर वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में कितना मिलता है? 60%। तो सैलरी का 60% इंटू फैक्टर कितना मल्टीप्लाई कर लो 181.37। तो सैलरी गुना 60%। ठीक है, ये मिलता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, जब कैलकुलेट करेंगे 15,800 इंटू 60% क्या है? देखिए परमानेंट यहाँ लिखा है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, तो उसके केस में 60 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सैलरी को 60 से, और यहीं पर अगर डेथ होता तो 60 की जगह हम लिखते हैं 80। ठीक है, लेकिन लिख रहा है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मतलब 60 लिखेंगे और इंटू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा कितना उसको कंपेंसेशन दोस्तों मिलेगा। ठीक है, तो जो कंपेंसेशन मिलेगा मल्टीप्लाई आप कर दोगे, तो जो कैलकुलेट करके आएगा दोस्तों आप कर लो, तो आंसर होगा इसका 17,20,576।
ठीक है, इसको सुधार लो, आप कर लो इसको 17,20,576, ठीक है। तो आंसर क्या होगा सी। इसको सुधार लीजिए आप, 8 लाख की जगह आप कर लीजिए 17,20,576, ठीक है। तो 35 का आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है, आसानी से आप इसको देखिए, एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़ लेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में। उसी तरह हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन है, वो भी दिखा देता हूँ। बोलेंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा पूरा क्वेश्चन, एक सब सिंपल भाषा में दोस्तों एकदम लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो कर दूंगा, नहीं तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए, और जितने भी PDF मैं देता हूँ टेस्ट सीरीज ग्रुप में जो EPFO के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ मेरा हैंड रिटेन नोट्स, सब चीज़ आपको मिलेगा दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में, सारे चीज़, ठीक है। तो उसको लेने के लिए आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से एक UPI ID पे पेमेंट करेंगे। तो UPI ID है दोस्तों, नोट कर लीजिए, RAHUL राहुल BARNWL, गलत टाइप मत कीजिएगा प्लीज़, RAHUL BARNWL @YBL। इस पर आपको पेमेंट करना है दोस्तों 99 रुपीज़, ठीक है। पेमेंट करने के बाद इसका फ़ोटो लेना है, स्क्रीनशॉट फ़ोटो ले लीजिएगा, उसको टेलीग्राम पे आपको भेजना है दोस्तों। टेलीग्राम पे एक यूज़र ID है, क्या है यूज़र ID, क्या है यूज़र ID, RB राहुल बर्नवाल EPFO, क्या है राहुल बर्नवाल RBEPFO। इस पे आपको भेजना है दोस्तों। भेजने के 3 से 4 घंटे के अंदर हम आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे जितने भी PDF मैं दे रहा हूँ, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो या शॉर्ट नोट्स हो, MCQ हो, सब वहीं पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो मात्र 99 रुपीज़ में आप ये फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना वो कीजिएगा, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती मैं नहीं करता हूँ। अगर आपको करना है तो आप कीजिए, नहीं तो फ़ोटो खींच के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि ज्वाइन कर लीजिए, कॉस्ट बहुत मिनिमल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग के बचे हुए पोर्शन को डिस्कस करेंगे। सॉरी, अकाउंटिंग बोल रहे हैं, अकाउंटिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, उसका शॉर्ट नोट्स भी दे दिया हूँ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरह करके कल आपका जो है पूरा डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो जाएगा, और परसों हम आपको फुल टेस्ट दोस्तों सबका दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय।